श्रोताओं नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा पीवर्धन और मेरे साथ हैं मेरे साथी संजीव शर्मा। श्रोताओं, जैसा हम जानते हैं 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने 2015 में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के योगदान का सम्मान करने और संविधान के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम सबको। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने एक लंबा सफर राजनीति में तय किया है। संवैधानिक पद पर पहुंचने तक की यात्रा के बारे में संक्षेप में हमारे श्रोताओं को बताइए। वो जब स्कूल शिक्षा समाप्त करके जब कॉलेज के दौर में आया, कई बार लोगों को एक ये कह सकते देश काल परिस्थितियों के हिसाब से अपने मार्ग को किस दिशा में ले जाना, इसमें सोचने के लिए उसको बाध्य होना पड़ता है। मैंने जो परिस्थितियां देखी, मुझे ऐसा लगा कि गरीबों के लिए काम होना चाहिए, उनका कल्याण होना चाहिए। इन परिस्थितियों में संघर्ष का रास्ता हमने अख्तियार किया और वो करते रहे लगातार। कभी कॉलेज के चुनाव लड़े। हमारा ये बड़ा कॉलेज था जिसमें 8,000-9,000 लड़के पढ़ते थे, तो वो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुआ करता था और उसमें राजनीतिक तौर पर जो विद्यार्थी एक तरह से परिपक्व होता था, आम एक मतदाता उसको कह सकते, वो उसी को वोट करके चुनाव जिताता था। वो काफी प्रतियोगिताएं होती थी, भाषण होते थे, सब होते थे। उस दिशा में आगे बढ़ते हुए मैंने वहां पर कॉलेज का चुनाव जीता। 80 में आकर के विधानसभा लड़ने का अवसर मिला। जब विधानसभा लड़ने का अवसर मिला तो चुनाव हार गए, परंतु एक सूत्र वाक्य है कि मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि मन से हारना मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाता है। और हार को, असफलता को एक ये मान करके कि हम असफल हुए हैं, हमको और प्रयास करना चाहिए, तो भौतिक हार को मन की हार की तरफ नहीं ले जाना, वो सफलता की तरफ ले जाता है। फिर 85 चुनाव लड़े, 93 लड़े, 98 लड़े, फिर 2003 में पहली बार विधानसभा में आने का अवसर मिला। तो ये है, और विधानसभा है तो बाकी अब तो सबके सामने ही है। तब भी दो बातों का राजनीति में खास महत्व होता है, एक तो धैर्य का और प्रतीक्षा का। 2003 में जब जीत के आया तब भी मैंने ऐसे शख्सियत को हराया था कि ऐसा लगता था कि जब मंत्रिमंडल पार्टी की बनेगी, सरकार बनेगी, तो उसमें शायद लोगों की अपेक्षा या आकांक्षा रही होगी कि हमारे क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व हो, परंतु नहीं मिला। पर हमने धैर्य से काम किया, प्रतीक्षा किया, और है कि जब समय निर्धारित हुआ, जब होना, तो उस समय मैं विधानसभा का अध्यक्ष हमको बनाया गया। ये है हमारे राजनीतिक यहाँ तक पहुंचने का एक जो क्रम है, उस क्रम का। जी सर, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग संविधान दिवस पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि संविधान दिवस मनाने के पीछे क्या दृष्टि है, और दूसरा हमारे संविधान की प्रस्तावना आम लोगों को क्या संदेश देती है। जैसे कल प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में वी द पीपल का खासतौर पर उल्लेख किया। संविधान में वी आर द पीपल लिखा हुआ उसमें। मैंने संविधान है क्या, मूल समझना इसको पड़ेगा। हमने ये ठीक बात है कि ये तारीखों पर हम इसको ले जाते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमने को अंगीकृत किया, और उसका जो बयान है या जो लोगों ने स्वीकार करते हुए अपने हस्ताक्षर किए, वो भी मार्केबल है। बहुत अच्छा उसमें उल्लेख किया उन्होंने। संविधान कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि किसी सभ्य समाज को आगे ले जाने के लिए और एक विधि का शासन कायम करने के लिए हमको एक ऐसे लिखित या अलिखित विधान की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम संविधान कह सकते हैं। तो हमारा भारत का संविधान 26 जनवरी 50 को लागू हुआ। हमने 26 नवंबर को 49 को अंगीकृत किया। पर इसके पहले वैदिक काल में भी, पौराणिक काल में भी, तमाम इतिहास काल में भी, जब हमारा संविधान नहीं था तब भी कोई राज्य चलाने के लिए उसमें संविधान की आवश्यकता। हमारे वेद क्या है, हमारे उपनिषद क्या है, हमारे भाष्य क्या है, समाज को आगे ले जाने के लिए सभ्य समाज के भीतर इन सब की चीजों की जरूरत पड़ती है। और हमारा जो संविधान है, जिसको कल मोदी जी ने भी जिक्र किया, कुल मिलाकर के संविधान को एक प्रस्तावना के रूप में जब हम देखें तो अपन ये पाते हैं कि समतावादी सिद्धांत और मानवतावादी विचार को एक संकल्पना के साथ हमने कोई चीज दिया है, और इसीलिए उसको प्रस्तावना के भीतर हमने डाला है कि इसी उद्देश्य को लेकर के संविधान बना हुआ है।
और संविधान सारे मौलिक अधिकारों का रक्षण करता है। उसका जो एक तरह से हम उसको दिखाते हैं, हमारी जो मूल प्रति है, मूल प्रति में आप देखते हैं कि 22 खंडों में हमने करके रखा। प्रत्येक खंड के भीतर उसमें बढ़िया फोटो चित्रण है। तो चित्रण किसका किसका है? बुद्ध जी का है, तमाम प्रकृति का है। और जब वो तीसरे उसमें खंड में आते हैं जहां मौलिक अधिकारों का, उसमें भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियों चित्रण उसमें है। उसका संदेश ये है कि एक तो जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, संविधान को रक्षा करने वाले लोग हैं, वो उच्च नैतिक आदर्शों का स्थापना करें, और जो जनता है वो जनता भी उच्च आदर्शों के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्रयास करे। शायद यही परिकल्पना हमारा संविधान देता है हम सबको। और इसीलिए उसको बार बार जब आता है ना कि इसको कैसे हर साल क्यों मनाना, ये बड़ी अच्छी सोच है कि हम उसको मनाने की तो चर्चा में उसको लाते हैं कि लोग कहीं भूल न जाएं, इसीलिए लगातार उसको याद दिलाने की आवश्यकता होती है। भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण कर चुका है। हम सभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने भी बताया, आपने भी अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो है वो छात्र राजनीति से करी, धैर्य और संयम से आपने काम लिया। तो जो युवाओं की संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में आने वाले समय में राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका अपेक्षित है? नहीं, सबसे ज्यादा जरूरत है ये पूरे दुनिया के पैमाने पर देखिए तो आज हम युवा भारत क्यों कहते हैं? हमारे यहाँ युवकों की संख्या ज्यादा है। तो दो चीजों का जो मैं समझता हूँ उसका भी सम्मिश्रण होना चाहिए। आज की परिस्थिति में जो वर्तमान परिस्थिति है, इसमें हम नौजवानों को एक तरह से संस्कार युक्त या संस्कृत से युक्तता वाली हम उनको विद्या शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। और जब हमारे संस्कार को हम भूलेंगे, हमारी संस्कृति को हम भूलेंगे, अपनी परंपरा को हम भूलेंगे, तो हम कैसे आदर्शवान बन सकते हैं? यदि हम आदर्श का, हमारा व्यक्ति का चरित्र नहीं है, तो कानून के माध्यम से इसको नहीं लाया जा सकता। इसको तो विचारों के माध्यम से ही और सीखने के माध्यम से इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि आज का जो युवा है वो इस देश के निर्माण में अपना योगदान उसका काफी तेजी से हो सकता है। और वो तभी हो सकता है जब वो केवल हमारा जो संस्कार है उसको भी रखे। विज्ञान आया, विज्ञान को अडॉप्ट करे, विज्ञान को स्वीकार करे, विज्ञान में प्रगति के तमाम सारे चीजों को याद करे। परंतु मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो हमारा शास्त्र है, शास्त्र समाज को विकास की दिशा में ले जाता है। और शास्त्र का अर्थ ये हुआ कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारी जो जान है, आज का थोड़ी है। प्रकृति को कैसे सजोना, प्रकृति को कैसे उसको सुरक्षित करना, ये आज के थोड़ी है। हमारे ऋग्वेद में वर्णन है इसका। और कई बार हम सब जब कहते हैं तो हम यही कहते हैं कि प्रकृति ने हमको अद्भुत चीजें हमको दी है, हमारे जीवन चलाने का, हमारी सारी चीजों का। अब थोड़ा सा जो दिक्कत आ रही वो ये है कि हम प्रकृति का शोषण करते जा रहे हैं और हमको दोहन करना। तो दोहन में जैसे एक मैं उदाहरण देता हूं, हम लोग गाय को माता मानते हैं। तो गाय हमको सुबह शाम दूध देती है, तो हमने उसको 15 मिनट दूध निकाला, वो हमारे लिए पौष्टिक होता है, सब कुछ होता है। हम उसका दोहन करते तो प्रकृति के रूप में हमको वो मिल रहा है, फिर हम उसको छोड़ते हैं, 10 घंटे बाद, 12 घंटे बाद हमको फिर मिलता है। इस विचार के साथ हमको जब आगे बढ़ना होगा तभी हम ये समझते हैं कि इस देश को हम आगे ले जा सकते हैं। और केवल ऊंचाई महलों से या अट्टालिकाओं से हम नहीं तय कर सकते हैं। हमारे संस्कार कितने मजबूत हैं। ये भारत हमारा एक जमाने में विश्व गुरु था, और उस दिशा में हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं? तो जब हम संस्कारवान होंगे, परंपरा से प्रयुक्त होंगे, तभी जाकर के इसको हम उस ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। सर, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि संविधान मूल रूप से 22 भागों में विभाजित है। इसमें 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं, किंतु अब संशोधनों के बाद 25 भाग हो गए हैं, 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अब अमृतकाल में संविधान का मूल रूप बना रहना चाहिए, इसमें और भी संशोधन की आवश्यकता है? नहीं, वो संविधान तो हमेशा एक उसी में वर्णन है इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसमें फैसला दिया है कि हमारा जो मूल उसका है, मूल को हमको नहीं परिवर्तित करना। संशोधन तो सबसे ऊपर हो चुके, कितने संशोधन हो गए। तो देश और काल परिस्थिति के हिसाब से ऐसा लगता है कि कोई चीजों की कमी रह गई है, उसको हम उसके संविधान में संशोधन करके उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, पर उसको मूल को नहीं हटाना। तो जैसे हम एक तरह से दूसरे तरह उदाहरण से आप लीजिए, कोई पत्थर है तो पत्थर को यदि हम उसको चकनाचूर करके सीमेंट बना देंगे तो शायद वो ठीक नहीं होगा। पत्थर में किसी तरह की कला मूर्ति का हम निर्माण करते रहें,
जो देश के लिए आवश्यक हो, परिस्थिति के हिसाब से हो, तो अपन उसको कर सकते हैं, पर मूल को बदलने की आवश्यकता नहीं है। उसमें जो आवश्यकताएं हैं अब हमने शुरू ही कर दिया, 100 से ऊपर हमने संशोधन कर दिया। तो जो परिस्थितियां आई होंगी, जो इस तरह के सामाजिक चीजें आई, जैसे 1976 में बलिसमा संशोधन करके हमने 3 बातों को जोड़ा। उसमें हमने उसमें समाजवाद जोड़ा, धर्मनिरपेक्षता जोड़ी, अखंडता जोड़ी। पहले शुरू में कहा था, जो मूल हमारा उसमें नहीं था, पर ऐसा लगा कि होना चाहिए, तो बलिसमा संशोधन करके 76 में हमने इसको जोड़ा, तीनों चीजों को जोड़ करके रखा उसमें। इसलिए परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। उसमें ऐसा कुछ लगता तो उसको संशोधन करके उसमें ऐड किया जा सकता है उसको। जी, अगर संविधान में न्यायपालिका भी एक लोकतंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो अगर न्यायपालिका की बात करें तो विशेष तौर पर उच्च न्यायालयों में प्रायः अंग्रेजी का उपयोग ही देखने को मिलता है। अदालती कार्यवाही और फैसले हिंदी में किए जाने की मांग भी बढ़ रही है। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, एक तो जो सबसे बड़ी बात होनी चाहिए, वो न्यायालय हो या कोई संस्था हो, यदि वहां पर जो उसका लोकल है, जैसे हम हैं वहां, तो हमारी बात को, हमारी जो समझ है, उस समझ को हमको भी समझने की आवश्यकता है। यदि किसी भाषा हमारी समझ में नहीं आ रही है तो वो शायद ठीक नहीं होगा। इसीलिए अभी जो बातें हो रही हैं हमारे मध्य प्रदेश में, अभी जो हुआ है कि मेडिकल कॉलेज में भी हिंदी का समावेश किया गया है, और जो नई शिक्षा नीति माननीय मोदी जी द्वारा लाई जा रही है, उसमें हमारी प्रारंभिक शिक्षा को मातृबोली से जोड़ करके देखा जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंग्रेजी भर का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि जहां जैसी बात हो सकती हो या जो लोगों के सामान्य भाषा में समझ में आ सकती हो, उसका उपयोग करना चाहिए। और केवल अंग्रेजी भर नहीं, मैंने तो इलाहाबाद के हाई कोर्ट के निर्णय को देखा, कई जजों ने संस्कृत में लिखा फैसला, संस्कृत में फैसले लिखे हैं, अंग्रेजी में लिखा, संस्कृत में लिखा, तो उसका अर्थ ये कतई नहीं है। दूसरा ये कि अंग्रेजी भाषा तो आज है ना, अंग्रेजी भाषा कब आई? पहले से तो है नहीं, सनातनी भाषा हमारी है नहीं, वैदिक काल की भाषा है नहीं, पौराणिक काल की भाषा नहीं है, तो ये तो भाषा आज आई है। तो ऐसा नहीं है कि यदि उस भाषा का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई ऐसा कोई परिवर्तन हो जाएगा कि किसी के, तो जिस तरह से भाषा अभी कम समय की, कम उम्र की है, तो हमारी भाषा को और ताकत देने की आवश्यकता, और मजबूत करने की आवश्यकता है। और हिंदी भाषा को तो खासतौर पर हमें पूरे देश की एक संयुक्त रूप से जुड़ने वाली भाषा के रूप में उसको आगे ले जाना चाहिए हमको। सर, आमतौर पर देखा गया कि संविधान को लेकर आम लोगों में समझ काफी कम है। जैसा अभी आप भी बता रहे थे कि संविधान की मूल प्रति को काफी सजाया गया है या मूल प्रति हाथ से लिखी गई है, तो आम लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें आवश्यक तौर पर एक विषय इसका भी होना चाहिए। कहाँ से शुरू करना, इसको देख लेना चाहिए। 6वीं से शुरू करें, 9वीं से शुरू करें, कहीं से, माने प्रारंभिक स्तर पर करें या मध्यम स्तर पर करें, चाहे जहां करें, माने हर बच्चा जो स्कूल से पढ़ करके निकले उसको कम से कम संविधान के अनुच्छेदों को, संशोधनों को, उसके मूल उद्देश्य को, उद्देशिका को, उसके तमाम सारी चीजों को, उसको विधिवत जानकारी होना चाहिए। कम से कम जिससे हम संचालित हो रहे हैं, जिससे समाज संचालित हो रहा, जो हमारे लिए, जो हमारे मौलिक अधिकारों के लिए है। हम बार बार कहते हैं हमारा राइट, हमारा राइट, हमारा राइट, हर आदमी चिल्लाता है, विद्यार्थी भी चिल्लाता है, हमारा पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, हमें नौकरी का अधिकार होना चाहिए, हमें जॉब का अधिकार होना चाहिए, तमाम सारे, पर वो है कहाँ, वो देखा ही नहीं उसने। तो उसको तो आवश्यक है कि उसको इस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए कि वो शिक्षा व्यवस्था में ही वो शामिल हो जाए, और हर पढ़ने वाले, हर विद्यार्थी को इस बात का माने अपने उस संविधान की जानकारी उसको होना ही होना चाहिए। कल हमारे मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि अधिकारों का इस्तेमाल करें लेकिन अपने कर्तव्यों को भी समझें। नहीं, वो थोड़ा सा, मैं ऐसा समझता हूँ, मैं एक बार बाहर दौड़े में गया था, वहां भी वोट पड़ते हैं, हमारे यहाँ भी वोट पड़ते हैं, दोनों में महीन फर्क है, हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी, वहां भी डेमोक्रेसी। तो मैंने ऐसे चलते हुए ये कहा, मैंने कहा कि मैंने जो देखा, मेरा जो स्वयं का व्यक्तिगत जो मत बनाया, जो अध्ययन हुआ मेरा, हमने कहा कि हमारे हिंदुस्तान के भीतर हम लिबरल डेमोक्रेसी, उदार प्रजातंत्र है हमारे यहाँ, और दूसरी जगह प्रजातंत्र या लोकतंत्र जिसको, उसमें भी कई बात आएंगे, प्रजातंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, गणतंत्र क्या है, ये सारी बातें आएंगी, उसमें मैं आज डिटेल में नहीं आना चाहता। तो हमारे यहाँ उदार लोकतंत्र है, दूसरी जगह लोकतंत्र है। उदार लोकतंत्र में जो मैं खूबी देखता हूँ उसमें है अधिकार बिना दायित्व के, और लोकतंत्र में है बिना दायित्व के अधिकार नहीं। दोनों में बड़ा फर्क हो जाता है। तो मतलब हमारे ड्यूटी को हम
अधिकार की जब कोई बात करता तो अधिकार उससे पूछ लीजिए ना, तो अधिकार है, अधिकार बात करेगा, उसका दायित्व तो जरा पूछिए, मौलिक अधिकार के साथ उसके दायित्व क्या है, तो वो शायद वो न बता पाएगा, क्योंकि दायित्वों का ज्ञान वो लेना नहीं चाहता। ये सोचता है कि दायित्व का निर्वहन हमको करना नहीं पड़े, केवल हमको अधिकार मिले। तो ये आवश्यक है कि दोनों बातों को एक साथ लोगों को जानने की आवश्यकता है, और अपने दायित्वों के कर्तव्य जो हमारे उसके निर्वहन की भी आवश्यकता होगी। तभी मैं समझता हूं कि हमारे संविधान के उस उद्देश्य को हम पूर्ति कर सकें जो सच समाज के लिए आवश्यकता होती है। जी, लेकिन जैसा आपने कहा सर कि अक्सर ये देखने में आता है कि अधिकारों को लेकर तो आमजन जो है वो सजग रहते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्यों के प्रति प्रायः उदासीन ही रहते हैं। तो कर्तव्यों के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? उसकी कोई ऐसा टैबलेट या गोली है नहीं कि हम खिला करके उसको कह दें कि तुमको याद रखना, ऐसा करके है नहीं कि बुखार उतर जाएगी उसकी। उसको केवल हम कर्तव्य बोध पैदा करने की आवश्यकता है। उसके भीतर एक बोध पैदा हो कि इस देश को बनाने में उसकी भी भूमिका है, इसके निर्माण में उसकी भी भूमिका है, और ये तभी संभव है जब हम इसको राष्ट्र के रूप में देखें। अभी क्या है, हम इसको देश देश कंट्री 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 के रूप में देखते हैं, और मैं जहां तक समझता हूं देश तो केवल एक भूमि के टुकड़े को कह सकते हैं जो किसी शासन सत्ता के अधीन नियंत्रित होकर के रहता है। और राष्ट्र हम जब देखते हैं तो राष्ट्र में थोड़ा सा ज्यादा व्यापक उसका है, न केवल वो भूमि का टुकड़ा है जिसमें हम निवास करते हैं जो शासन सत्ता से है, उसके साथ साथ वहां के लोगों की संस्कृति है उसमें, वहां के लोगों का जो विचार है वो है उसमें, वहां के लोगों की जो तमाम सारी चीजें हैं, हमारे ज्ञान दर्शन है, वो सारी चीजें शामिल, इनका जब समावेश होता तब वो राष्ट्र है। तो राष्ट्र के प्रति हम यदि समर्पित हों, राष्ट्र के बारे में विचार करें तो स्वाभाविक तौर पर हम, और हमारा संविधान तो ऐसे भी आप देखेंगे हमारे भारतीयता की रक्षा करता है। हमारे भारतीय का जो हम उसका प्रेमेबिल देते हैं उसका केवल यही है कि उसमें हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारे मूल्य क्या है, हमारी अवधारणा क्या है। तो मूल्यों को, अवधारणाओं को प्रदर्शित करने को ही हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक संविधान के भीतर जिसको हम प्रेमेबल के रूप में लेते हैं वो बताने की आवश्यकता रहती है हमको। सर, जैसा आप अभी अधिकारों की बात आप बता रहे थे, तो अधिकारों को लेकर अक्सर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच भी टकराहट देखने को मिलती है। तो इस मामले में संविधान किस तरह से सहायक भूमिका निभा सकता है? संविधान में स्पष्ट वर्णन है, दोनों अनुसूची में केंद्र के राज्य के विषय अलग हैं और राज्य के विषय अलग हैं। कभी ऐसा कोई टकराहट आती तो केंद्र को प्राथमिकता है, और कई चीजों को राज्यों को भी स्वतंत्रता है, कुछ छोटे छोटे करके संशोधन करके समाज की आवश्यकता अनुसार उस तरह के कानून का निर्माण कर सकते हैं, तमाम सारी बातें कर सकते हैं। क्योंकि हमने फेडरल सिस्टम को स्वीकार किया है, संघात्मक ढांचा को हमने स्वीकार किया है, तो इसीलिए राज्य की स्वतंत्रता भी बनी रहे और केंद्र का प्रभुत्व भी बना रहे। यदि केंद्र का प्रभुत्व नहीं रहेगा तो राज्य स्वतंत्र एकदम से हम करेंगे उनको, तो शायद अराजकता का वातावरण समाज के भीतर पैदा होगा। इसलिए दोनों को संविधान ने जोड़ करके रखा है कि उनकी भी स्वतंत्रता बनी रहे और केंद्र का प्रभुत्व बना रहे, जिससे वो राष्ट्र का एक भाव जो हमारे सामने है वो बना रहे। जी बिल्कुल। जैसा आपने बताया कि हमारा जो लोकतंत्र है वो एक उदार लोकतंत्र है, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उसी के साथ ही ये भी बहुत आवश्यक है कि हमारा जो संविधान है वो मजबूत हो, स्ट्रांग हो। तो एक मजबूत लोकतंत्र के लिए संविधान की क्या भूमिका हो सकती है, या इस दिशा में किसी संशोधन की आवश्यकता है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, वर्तमान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है, और अब उन चीजों में नहीं जाना चाहता। जब इससे अब अंदाजा लगाई कि जब संविधान को रोकने या उसे स्थगित करने का प्रयास किया गया तो इसी देश की जनता ने एक तरह से इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया दी कि संविधान संशोधन करने वालों को आपने देखा उसके परिणाम क्या है। तो ऐसा नहीं कि हमारे संविधान को आम जनता ने नहीं स्वीकार किया, संविधान का रोकना या संविधान को करना। इसीलिए हमारे पड़ोस में आप देखते हो कि बार बार तमाम सारी चीजें आती हैं और वहां पर फौजी तानाशाह लग जाता है, ये हो जाता है। हमारे भारत में इतने साल के बाद भी, और ये लोकतंत्र की मजबूती है, हमारे वो स्वाधीनता जो हमने प्राप्त की, उन लोगों त्याग और तपस्या से हमको ये सब मिला है, तो इसलिए उसके प्रति एक समर्पण का भाव देश की जनता का है। इसी कारण से हमारा जो लोकतंत्र है वो मजबूत है, और एक हम ये कह सकते हैं कि उसको कोई हिला नहीं सकता, कोई उसको तोड़ नहीं सकता है। ये हमारे देश की खूबी, हमारे राष्ट्र की खूबी। जैसे मतदान की अगर हम बात करें तो उसके प्रति भी लोग उदासीन रहते हैं, तो क्या उसकी अनिवार्यता की जानी चाहिए एक मजबूत लोकतंत्र के लिए? बड़ा लंबा विषय हो जाता है वो। हम यदि अनिवार्यता करते हैं तो हो सकता है कि उसको हम उसके मौलिक अधिकार से वंचित कर रहे हों,
क्योंकि संविधान के भीतर ही उसे पसंद नापसंद करने का अधिकार मिला हो। इसीलिए चुनाव आयोग ने आजकल नोटा कर दिया है। चुनाव यदि लड़ने वाला कोई पसंद नहीं है उसको, तो एक नोटा का इनमें से एवं कोई माने जो जितने उल्लिखित कैंडिडेट हैं उनमें से हम किसी को पसंद नहीं करते हैं, तो एक ये ऑप्शन आया है। परंतु उसको हम बाध्यता नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि हम उसको जागरूक करें, क्योंकि सारे भागीदारी करना है। और मैं तो देश में यही कहना चाहता हूँ, यही लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम वोट किसी दल को नहीं दे रहे हैं, हम किसी दल के प्रति होकर के वोट डालने नहीं जा रहे हैं, हम लोकतंत्र के लिए वोट दे रहे हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा लोग मत देने आएंगे, किस दल को देते ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस पार्टी को देते ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, किसको जिताना चाहते किसको हराना चाहते ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये कि देश के लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए सबका वोट दिया जाना जरूरी है। उसके लिए बाध्यता शब्द का कोई ऐसा मैं नहीं समझता कि उसकी आवश्यकता है। सर, जैसे कि आपने कहा कि संविधान को लेकर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, आपने स्कूलों में भी पढ़ाई में संविधान को शामिल करने की बात कही है, तो क्या ये बेहतर नहीं हुआ कि हम एक दिन संविधान दिवस मनाने के बजाय साल भर इस पर कुछ न कुछ गतिविधियां करते रहें? नहीं, गतिविधियों की जब मैंने एक मूल बात कह दी, यदि स्कूल में हमने जोड़ दिया, इसको एक सब्जेक्ट ही कर दिया इसका, तो जैसे विधि स्नातक कोई बच्चा करता है, जब LLB में आता है तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पेपर है, उसमें है एक पेपर। तो उसी तरह से यदि हम शुरू से ही कर दें, शुरू से उसको बात को डालने लगे, तो शायद फिर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इससे जुड़ा एक सवाल और भी, क्या संविधान की भाषा को और सरल बनाने की जरूरत है जो आम लोगों को समझ आ सके? नहीं, भाषा वो हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, कई भाषाओं में वो परिवर्तित है, ट्रांसलेटेड है। तो उससे ऐसा करके कोई क्लिष्ट भाषा भी नहीं है, सामान्य भाषा में। अब उसको आमजन की बोल भाषा में करना, दर्ज करना, थोड़ा सा हमको लगता है कि वो ज्यादा एक तरह से ये हो जाएगा कि ज्यादा परिश्रम उसमें करना पड़ेगा। पर ऐसा हो सके कि सबकी समझ में आ सके, और सबकी समझ में आने में केवल स्कूल ही सबसे बड़ा माध्यम है। जी, आजकल ये भी चर्चा की जाती है कि जो सदन की कार्यवाही है वो जनता तक पहुंचनी चाहिए, तो इसको आम जन तक पहुंचाने के लिए इसके जीवंत प्रसारण को लेकर भी कई बार इसकी मांग उठी है, तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। लोकसभा में है, लोकसभा में सीधा प्रसारण होता है, उनकी स्वयं की टीवी है, वो जितना होता सब वो दिखाते हैं, जनता देखती है उसको। तो हर जगह, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, और विधानसभा में आप देखते होंगे कि अभी ऑनलाइन भी लेने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह से उसको यदि किया जाए तो कोई उसमें अच्छा है, जनता देखे हमको। विधानसभा में सर इस तरह की पहल आपकी तरफ से काफी की जा रही है, कुछ आप बताना चाहेंगे? एक तो ई विधानसभा की तरफ हमने जोर लगाया है। मोदी जी का नारा है कि पेपरलेस करना है, तो डिजिटल इंडिया की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि विधानसभा का भी ई विधानसभा बने और उसको पेपरलेस कर दे, सारे विधायकों को वो प्राप्त हो जाए। चलते चलते एक छोटा सा प्रश्न और है कि जब मुझे लगता है कि लोग जानना चाहेंगे कि जब भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आता है, इसे महत्वपूर्ण माना जाता है, तो उस पर अनुमति देने के लिए आप किन बातों पर विचार करते हैं? उसमें 3 बातों का विचार किया जाता है। एक तो तात्कालिक परिस्थिति में उसकी आवश्यकता क्या है, फिर वो कितना जनहित से जुड़ा मुद्दा है, और तीसरा उसमें ये देखा जाता है कि कहीं जैसे कई बार होता है कोई न्यायालयीन या जुडिशरी, इस तरह का कोई बात तो नहीं। इन सारी चीजों का अध्ययन करने के बाद ही उसकी अनुमति देते हैं। जी, तो सर आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में इतनी सारी जानकारियां आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।